बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इटियोलॉजी में अब आ जाता है वायरल इन माइक्रोबल ऑन्कोजेनेसिस, यानी कि वायरस या कोई माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह वो क्या करते हैं, कैंसर को खास करते हैं। सही है। पहले हम इनमें सबसे जो मेन पॉइंट्स होते हैं हिस्ट्री वाली बातें नहीं करेंगे। इसमें ये कहते हैं कि जो वायरसेस होती है ये ऐसे प्रोडक्ट्स बना देते हैं, प्रोटीन्स बना देते हैं जो हमारे ह्यूमन सिस्टम की जो सेल्स होते हैं उनके ऑन्कोजीन्स की एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है और ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से सेल की प्लोरिपरेशन और उसके साथ साथ सर्वाइवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये मेन कैरेक्टर्स है किस चीज़ के लिए, कैंसर के लिए। सही है। अब कौन कौन से वायरसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं जिस तरह ह्यूमन पिपिलोमा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, केपूसी सार्कोमा हार्फीज वायरस है या पुलियोमा वायरस है। सही है। कुछ आरएनए वायरस है उसमें इन्होंने ये वाला लिखा हुआ है। सही है। इसका मतलब होता है ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1। सही है। इसके अलावा दो और वायरस अदर कैटेगरी में रखे गए हैं। इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस बी जो होते हैं वो डीएनए वायरस है, सी जो है वो आरएनए वायरस है। सही है। इसके अलावा एक बैक्टीरियम डिस्कस किया है, हेलोबैक्टर पायरोली। ये हमारे स्टमक के अल्सर का करते हैं जो कि वो भी कैंसर की एक किस्म में हम एडजस्ट करते हैं। अब ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस पर आती है। जाहिर बात है इसमें इन्होंने यही एक वायरस डिस्कस किया है, लेकिन पहले ये बताया है कि जितनी भी ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस है वो रेट्रोवायरसेस है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि रेट्रोवायरस की अलग अलग कैटेगरीज होती है, एक अलग जीनोम होता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 ये भी एक रेट्रोवायरस ऐसी है क्योंकि ये रेट्रोवायरस की तरह करैक्टरिस्टिक रखते हैं और उनकी तरह इसकी जीन्स में ये पार्ट्स होते हैं। अब ये जो वायरस होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है जिस तरह HIV ट्रांसमिट होता है बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक से दूसरे में ट्रांसफ्यूज हो सकते हैं। और HIV की तरह ये भी जाकर CD4+8 सेल पर ओवरकम कर देते हैं और उसकी मशीनरी अपने लिए यूज़ कर देते हैं, जिसकी रिजल्ट में ल्यूकोजेनेसिस होते हैं, यानी कि ल्यूकीमिया काज होते हैं और दूसरी तरफ लिम्फोमा काज होते हैं। लेकिन मोस्टली ल्यूकीमिया ऑलरेडी हमने इन दोनों को डिस्कस किए हैं। सही है। फिर आगे ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 है इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें ना ऑन्कोजीन्स के लिए कोई प्रोडक्ट्स पाई गई है ना प्रोवायरल इंटीग्रेशन फैक्टर था। अब प्रोवायरल इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है कि हमारे ह्यूमन की सेल्स के अंदर जो जीनोम होता है, जो डीएनए होता है और वायरस की जो डीएनए होता है, सही है, ये वायरस अपना डीएनए इस डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं और एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं, जिसकी रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या करेगा, डिजीज काज करेगा। इनके सब दिस वायरस ये कैंसर काज करेगा, लेकिन जनरली हमने ये वाला पैटर्न इसमें नहीं देखा। अब एक कैंसर होगा उसमें जितनी भी इंटीग्रेशन होंगे, सी हेलिट से ये डीएनए है और इस पॉइंट पर वायरस की जो डीएनए है वो इंसर्ट होगा, तो हर सेल में इसी ही पॉइंट पर होगा। लेकिन कैंसर में हमने इसको यहाँ इस पॉइंट पर नहीं, सॉरी, जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया है वायरस टाइप 1 है इसकी केस में हमने इसको नहीं पाया। सही है, एज कम्पेयर टू अदर वायरस। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें नो ऑन्कोजिन नो प्रोवायरल इंटीग्रेशन पैटर्न है। सही है। अब अगर हम इसको जो क्राइम साइट है उस पर डिटेक्ट करते हैं तो वो हम एक टाइम पर डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। सी है, सिर्फ उस साइड पर। फिर क्या कहते हैं कि इसकी जीनोम हमने स्टडी किया वो रेट्रोवायरस की तरह था, जिस तरह गेग पोल ENV है या लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है, ये सारे पार्ट्स मौजूद है। लेकिन इनके अलावा इसमें एक और जीन था जिसको हम कहते हैं टेक्स जीन। इसके जो प्रोडक्ट थे ये क्या करते थे, ये ट्रांसक्रिप्शन करते थे वायरल RNA की, यानी कि इसकी रिप्लिकेशन करते थे फ्रॉम 5' सी है, जो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट हमने डिस्कस किया वही एंड से। और इसके अलावा ये हमारी जो होस्ट सेल्स की जीन्स है उनको भी अल्टर करते थे, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को भी अल्टर करता था। और ये दोनों किस चीज़ को लीड करते हैं, कैंसर के हॉलमार्क्स को लीड करता है। अब ये दो तरह की मैकेनिज्म काज करते थे, कैंसर किस तरह काज करते हैं। एक तरफ तो ये कैंसर के सेल्स जो होते हैं उनके सर्वाइवल और ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। किस तरह, ये जो टेक्स जीन होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं IP3 काइनेज की। ये एक पाथवे था, इस पाथवे के थ्रू क्या होता था, सेल की सर्वाइवल इंक्रीज होता था, यानी कि एपोप्टोसिस से सेल को बचाता था और उसकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता था और ये दोनों आगे जाकर ग्रोथ को इंक्रीज करता है। सही है। इसके अलावा जो टेक्स जीन था ये क्या करता था, जो साइक्लिन D था इनकी एक्सप्रेशन करता था, यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाता था और इसकी जो इनहिबिटर्स थे उसको कम बना देती, जिसकी वजह से जो सेल साइकिल होता था वो प्रोग्रेस होता था, आगे बढ़ता था और अगेन ग्रोथ इंक्रीज हो जाता था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो टेक्स जीन था ये क्या करता है,
ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिस तरह की कौन से फैक्टर्स हैं, NFKB फैक्टर, इनको एक्टिवेट करता था और ये आगे जाकर सेल की सर्वाइवल को इंक्रीज करता है। इसी ही अगेन इसी तरह हो गया। दूसरी नंबर पर क्या आता है कि ये जीनोमिक इंस्टेबिलिटी का करता है, जो भी लीड करता है किस चीज़ को, कैंसर को। तो ये क्या करता था, ये इंटरप्शन करता था दो जगह पर। एक डीएनए की रिपेयर के लिए जो फंक्शन होते हैं, जो पाथवेज होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इंटरप्ट करता था, और दूसरी तरफ जो चिक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल्स की उनको भी उनसे भी इस सेल्स को बचाता था। ये चिक पॉइंट्स क्या करते हैं, सेल को अरेस्ट करते थे ताकि उसकी जीनोम में कोई खराबी है या नहीं है। तो ये क्या करता है, इन चिक पॉइंट से सेल्स को बचाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, इन्यूप्लाइड हो जाता है, यानी कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और वो भी ये एक किस्म की म्यूटेशन है जो कि कैंसर को लीड करता है। फिर आखिर में इन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे कॉमन म्यूटेशन रेट्रोवायरस काज करते हैं या ह्यूमन टी सी ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 काज करते हैं, वो कौन से, NFKB की ओवर एक्सप्रेशन करता है इसे है। और इसके अलावा जो टी सेल रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे है उसकी भी ओवर एक्सप्रेशन करता है, यानी इन दोनों की एक्टिवेशन करता है, जो कि रिजल्ट करते हैं किस चीज़ में, कैंसर में। और इसके रिजल्ट में मोनोक्लोनल न्यूप्लास्टिक टी सेल्स बन जाते हैं, जो कि वो किस चीज़ की निशानी है, ल्यूकीमिया की और लिम्फोमा की। अब एक और बात, इन्होंने ये सारी बात की है टेक्स जीन वगैरह की, लेकिन आखिर में भी ये बात कहते हैं कि इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो फिर भी हम उस पर कंफर्म नहीं है कि ये है या नहीं है। अब ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरसेस, आरएनए हमने पढ़ ले, अब डीएनए। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या HPV। मेनली इसकी दो टाइप्स है, एक को कहते हैं हाई रिस्क पेपिलोमा वायरस, दूसरे को कहते हैं लो रिस्क। हाई रिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है कैंसर काज करने में। लो रिस्क की पोटेंशियल कम होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। फिर फर्दर इन दोनों में फ्रॉम 1 to 18 नंबर पर डिनोट किया जाते हैं, इसलिए इसमें इसकी और टाइप्स होती है, ये सब टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो 1, 2, 4 एंड 7 होते हैं वो बिनाइन स्क्वेमस पेपिलोमाज कैंसर काज करते हैं ह्यूमन में, जिसको वार्ड भी बोलते हैं। और जो 16, 11 है लो रिस्क में, वो क्या करते हैं, जेनेटल वार्ड काज करते हैं। इसके अलावा जो 16 और 18 है हाई रिस्क में, वो क्या स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स एंड एनोजेनेटल काज करते हैं, सही है। इसके अलावा जो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं वो ओरोफेरेंजियल कैंसर काज करते हैं, स्पेशली जहाँ पर टॉन्सिल्स में इस तरह की कैंसर काज करते हैं, सही है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल है इन डीएनए वायरस की, ये कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है इसकी जीन। उस जीन में दो मेन जीन्स है, E6 और E7। E6 में फिर जो हाई रिस्क होता है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एफिनिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लो रिस्क। किस चीज़ के लिए, ये जाकर बेंड करती है P53 के साथ और इनकी डिग्रेडेशन करती है। जब इनकी डिग्रेडेशन कर देती है तो इसकी फंक्शन ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये क्या करता था, एक डीएनए डैमेज की रिपेयर करता था और दूसरा एपोप्टोसिस करता था, यानी कि सेल की डेथ करता था। तो अब वो सेल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा डिवीजन करेगा। इसके अलावा ये जो था ये एक और काम करता था, थर्ड के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता था। ये भी एक क्या है, जीन है, सही है। और ये ट्रांसक्रिप्शन करके थर्ड प्रोटीन बनाते हैं। तो ये आगे जाकर टेलोमेरेज एंजाइम की एक सब यूनिट बनाती है, और टेलोमेरेज एंजाइम जो टेलोमेयर था उसकी लेंथ बढ़ाता है और वो डिवीजन के नंबर इंक्रीज करता है, यानी कि लिमिटलेस रेप्लिकेशन को करता है, जिसको इमोर्टलाइजेशन कहते हैं, सही है। दूसरी नंबर पर E7 जीन है, ये क्या करता है, ये आकर बैंड हो जाता है आरबी प्रोटीन्स के साथ। ये आरबी प्रोटीन नॉर्मली क्या करता था, E2F फैक्टर्स को बैंड रखता था, यानी कि E2F अपना फंक्शन नहीं करता था। जब ये खुद E7 बैंड हो जाते हैं आरबी प्रोटीन्स के साथ तो इससे E2F फैक्टर रिलीज हो जाती है, और जब ये E2F फैक्टर रिलीज हो जाते हैं तो ये हमारी जीन्स में जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है उस पर जाकर अटैच हो जाती है और उसको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल साइकिल G1 पेज से S पेज में आ जाता है। और जब G1 पेज और S पेज के दरमियान एक चेक पॉइंट होता है जो कि क्या सेंस करता है, डीएनए के डैमेज। जब उससे ये पास हो जाता है फिर सेल जो होते हैं रिपीटेडली क्या करते हैं, डिवीजन करता है, और ये भी क्या हो गया, कैंसर का एक काज हो गया। अब आगे क्या कहते हैं कि जो बिनाइन वार्ट होती है ये नॉर्मली कैंसर नहीं होती। इसमें जो HPV वायरस है ये नॉन एंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं। नॉन एंटीग्रेटेड और एंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, ये लेट से वायरस का डीएनए है और ये नॉर्मल सेल का डीएनए है। जब ये एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, रिकम्बिनेशन जीन बना देते हैं। लेट से ये डीएनए का जीन आ गया और ये नॉर्मल सेल का आ गया, तो ये रिकम्बिनेंट जीन जब आगे प्रोटीन्स बनाएगा वो भी रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स होंगी, यानी कि अपने नॉर्मल फंक्शन के अलावा ये वायरस के लिए काम करेगा, और वायरस की क्या करेगा, इसकी मशीनरी अपने के लिए यूज़ करेगा और प्रोलिफरेट करेगा, सही है। तो जो कैंसर होते हैं उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं होस्ट की जीनोम को, जिस तरह यहाँ पर होता है, सही है। और ये रैंडमली होता है, जिसकी रिजल्ट में क्या होते हैं, ओवर एक्सप्रेशन होते हैं E6 और E7
जीन्स की। ये क्या बना देता है, ये ऑन्कोप्रोटीन्स बना देते हैं, जो कि फिर वो काज कर देते हैं। हमने ऑलरेडी E6 और E7 का फंक्शन पढ़ लिया है। ये क्या कहते हैं, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी काज करते हैं। और जेनेटिक इंस्टेबिलिटी जब म्यूटेशन आ जाते हैं हमारे होस्ट जीनोम में, वो क्या काज करता है, कैंसर काज करता है। फिर आगे समरी में कुछ बातें की, उसमें ये बताता है जो हाई रिस्क ह्यूमन पिपिलोमा वायरस होता है, ये कुछ ऑन्कोप्रोटीन्स को बना देते हैं। वो प्रोटीन्स क्या कर देते हैं, आरबी और जो P53 जीन्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स नहीं बनते। और इसी तरह वो क्या करते हैं, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और इस तरह ये सेल को सीनेसेंस से बजाते हैं, यानी कि सेल को ऐसे कंडीशन में नहीं देते कि वो अपने डिवीजन की एबिलिटी यूज़ करे, बल्कि डिवीजन की एबिलिटी को और इन्हांस करते हैं। और ये क्या है, कैंसर के हॉलमार्क्स में इसी तरह एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब हमने क्या किया कि ह्यूमन पिपिलोमा वायरस उन लोगों को दिया जिनमें सर्वाइकल क्या था, कैंसर्स थी, उनमें हमें इफेक्ट मिल गया है। सर्वाइकल कैंसर में हमें कमी दिखाई देगी इन वैक्सीन के साथ। तो हमें पता चला कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो कौन सी चीज़ काज करता है, ह्यूमन पिपिलोमा वायरस। लेकिन ये लोग फिर आगे क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन पिपिलोमा वायरस है इसकी इन्फेक्शन जो होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं ताकि ये कैंसर काज करे। इस ह्यूमन पिपिलोमा वायरस के साथ बहुत सारे और म्यूटेशन जो होते हैं वो मिल जाती है, कोई और काज की वजह से वो म्यूटेशन होती है, उसकी एटियोलॉजी अलग होती है, तब जाकर हमें सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है। लेकिन जब हम ह्यूमन पिपिलोमा वायरस की वैक्सीन यूज़ करते हैं तो इस सर्वाइकल कैंसर में हमें कमी दिखाई देती है। और ये म्यूटेशन कौन सी जीन्स में हो सकती है, रास जीन में हो सकती है, क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर्स में इन्वॉल्व होते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि उसका फंक्शन भी जो होते हैं ह्यूमन पिपिलोमा वायरस इफेक्ट करता है। अब ये लोग ये बात करते हैं कि लेट से अगर सर्वाइकल कैंसर मेनली ह्यूमन पिपिलोमा वायरस की वजह से है तो तब क्या होगा, वैक्सीन के साथ हमें बहुत ज़्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगी। अगर किसी और इब्नॉर्मेलिटी की वजह से है तो फिर ये गारंटी नहीं है कि ये हम ह्यूमन पिपिलोमा वायरस की वैक्सीन दे देंगे और वो ख़त्म हो जाएगा और कैंसर जो होते हैं वो ट्रीट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी फिर नहीं होता, क्योंकि वो किसी और म्यूटेशन की वजह से भी है। हालांकि अगर ह्यूमन पिपिलोमा वायरस इन्वॉल्व हो तो हमें कमी महसूस होगी। अब आ जाता है एप्स्टीन बार वायरस। ह्यूमन पिपिलोमा वायरस हमने पढ़ा, अब एप्स्टीन वायरस बार वायरस पढ़ते हैं। ये क्या है, मेंबर है हर्पीज वायरस की फैमिली की से है। और फर्स्ट टाइम जब इसकी डिस्कवरी हो गई, ये कौन सी कंडीशन में हो गई, बर्केट लिम्फोमा में, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या क्या काज कर सकता है, नेजोपेरेंजियल कार्सिनोमा, टी सेल लिम्फोमा, इन नेचुरल किलर सेल लिम्फोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और सप्रेस्ड इम्यून सार्कोमा। लेकिन एचपीवी के साथ इसकी डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है ना, ये स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं, यानी इस पर जो एंडेमिक इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, खासकर जो अफ्रीका में होते हैं वहाँ पर। और ये भी क्या करते हैं, हमारी बी सेल्स को इफेक्ट करते हैं, सही है। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि ये जो एप्स्टीन बार वायरस है, ये बर्केट लिम्फोमा एक मैकेनिज्म से काज करता है, नेजोपेरेंजियल कार्सिनोमा दूसरे मैकेनिज्म से काज करता है, इसके अलावा और मैकेनिज्म से। तो इसलिए इसकी जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अंडरस्टूड नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ये जो एप्स्टीन बार वायरस है ये हमारे बी सेल्स को अटैच होते हैं बाई CD22 रिसेप्टर। और ये लेटेंट इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि उस टाइम जब ये हमारी बी सेल के साथ अटैच हो जाते हैं तो हमें कोई साइन सिम्टम्स वगैरह बॉडी में दिखाई नहीं देते। और ये इन्फेक्शन फिर क्या कर देते हैं, ये पॉलीक्लोनल बी सेल्स प्लोरिफरेशन काज कर देते हैं और वो इमोर्टल होते हैं। या इस तरह का लफ्ज यूज़ किया है, इमोर्टल बी लिम्फोब्लास्ट सेल लाइन। इसका मतलब ये है कि ये बी सेल्स की जीनोम में ऐसे चेंजेस ला देते हैं कि वो कंटिन्यूसली लिमिटलेसली प्रोलिफरेशन करते हैं और उसकी क्लोन्स को हम देखें वो पॉलीक्लोनल दिखाई देते हैं। इस तरह होते हैं जैसे वो बहुत सारे पेरेंट्स से डिराइव हो, मिक्स्ड हो। अब इसके बाद क्या होता है, इसलिए हमने देखा इस EBV वायरस में कि इसमें एक इनकोडेड जीन था जिसका नाम था LMP1, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, सही है। ये क्या है, एक ऑन्कोजीन है, सही है। और ये ऑन्कोप्रोटीन्स को बनाना था और वो जाकर क्या करता था, इन बी सेल्स में इंड्यूस करता था इमोर्टेबल प्लोरिफरेशन को। और ये बी सेल लिम्फोमा की क्या है, एक मेन कैरेक्टर है, यानी कि बी सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा। और ये जो प्लोरिफरेशन था ये हमने माइक में ऑब्जर्व किया और ये भी इस तरह था जिस तरह बर्केट लिम्फोमा हो, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग था। बाकी जो साइन सिम्टम्स वगैरह हमें दिखाई दी थी या मालिकुलर पैटर्न दिखाई दिया वो कि बर्केट लिम्फोमा जैसा था। और ये कौन सी माइसिस में हमने ऑब्जर्व किया, जो इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो कम्पिटेंट, ये इनको कोई ऐसा डिजीज था जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम जो था वो सप्रेस्ड था, जिस तरह की मलेरिया वगैरह है, सही है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये जो बी सेल्स होते हैं और एप्स्टीन बार वायरस जो होते हैं, सही है, एक दूसरे के साथ इन्होंने कम्प्लेक्स बना दिया, यानी कि ये एक बी सेल्स है, इसके साथ एप्स्टीन बार वायरस अटैच हुआ बाय दिस रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को हमने क्या नाम दिया, CD21।
अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल आ जाएंगे, क्या करेंगे, ये एलिमिनेट करेंगे एप्स्टीन बार वायरस को। लेकिन फिर भी स्मॉल नंबर ऑफ एप्स्टीन बार वायरस जो होते हैं वो इसके बावजूद जिंदा रहते हैं, और वो जिंदा रहने वाले एप्स्टीन बार वायरस फिर क्या कर देते हैं, वो बी सेल लिम्फोमा काज करते हैं। अब ऐसे पेशेंट जिसमें इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, जिस तरह एड्स की बीमारी में भी होता है, या हम कोई एलोग्राफिक पेशेंट होते हैं जिसमें हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, उनमें हम इम्यून सिस्टम सप्रेस रखते हैं बाई डिफरेंट ड्रग्स वगैरह, उनमें क्या होता है कि ईबीवी ज़्यादातर पॉजिटिव आता है, सही है। और वो क्या होते हैं, पोलीक्लोनल प्लोरिपरेशन होते हैं, यानी कि उनकी जो क्लोन्स होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट पेरेंट सेल से डिराइव होते हैं, लेकिन बाद में ये पोलीक्लोनल प्लोरिपरेशन इवॉल्व हो जाते हैं मोनोक्लोनल प्लोरिपरेशन को। इस तरह लगता है कि एक पेरेंट है और उन्हें बहुत सारे डिवीजन करके बहुत सारे क्लोन्स बना दिए। और ये जो मोनोक्लोनल प्लोरिपरेशन है, ये किस चीज़ की निशानी है, मेलिग्नेंसी की, यानी कि ट्यूमर अब मेलिग्नेंट की कंडीशन में जाता है। अब इसके आगे क्या कहते हैं कि ये डिफरेंट म्यूटेशन की वजह से भी होते हैं, जिस तरह माइक ऑन्कोजीन है उसकी ट्रांसलोकेशन होती है, ये नॉर्मली 8 क्रोमोसोम पर होते हैं, लेकिन ये ट्रांसलोकेट हो जाते हैं 14 क्रोमोसोम पर, वहाँ पर अमीनोग्लोबुलिन के लिए जीन होते हैं जो कि बहुत ओवर एक्टिव होता है। इसी तरह ये माइक जीन अपना भी ओवर एक्शन कर देते हैं, यानी कि गेन ऑफ फंक्शन कर देता है, जिसके रिजल्ट में क्या होते हैं, बर्केट लिम्फोमा काज होते हैं। अगर यहाँ पर LMP1 इनकोडेड ऑन्कोजीन था और यहाँ पर क्या और ट्रांसलोकेशन हो गया बर्केट लिम्फोमा में, लेकिन यहाँ पर जो बीसी लिम्फोमा होता है और ये बर्केट लिम्फोमा होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर पैटर्न एक जैसा होता है। तो आगे इन्होंने क्या किया है, कहा है कि जो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट होते हैं उनमें तो माइक जीन की ट्रांसलोकेशन नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं, वहाँ पर एक्सप्रेस्ड होते हैं LMP1 प्रोटीन जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, या EBNA2। अब ये दोनों यूनिफॉर्मली एक्सप्रेस हो जाते हैं और ये एक एंटीजेनिक जीन जैसे ही हैं। ये क्या कर देते हैं, इसके बाद जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मिमिकिंग करते हैं जिस तरह ऑन्कोजेनेसिटी की, यानी कि ये ऑन्को प्रोटीन की तरह प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो कि सेल की प्लोरिपरेशन को इंड्यूस करते हैं। और ये जो प्लोरिपरेशन होता है ये हम किसी तरह रिड्यूस कर सकते हैं, फिर कंट्रोल किसी तरह कर सकते हैं, या तो हम टी सेल्स के फंक्शन को वापस रिगेन करें, सही है, या इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हमने इस पेशेंट को दिए है उनको क्या करें, उसको विड्रा करें, ख़त्म करें उस पेशेंट से। अब नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा के बारे में बताएं। अभी हमने एक बार पढ़ा कि जो LMP1 है वो एप्स्टीन बार वायरस काज करता है, बर्किट का लिम्फोमा में हमने पढ़ा कि इसमें म्यूटेशन होता है। नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा में 3 और फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, मतलब 3 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा कि स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया गया, जिस तरह साउथर्न चाइना है और सम पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन जितनी भी नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा था उसमें हमने एप्स्टीन बार वायरस देखा, तो ये पता चला कि इसका काज एप्स्टीन बार वायरस है। दूसरी तरफ ये जो स्पेसिफिक रीजन्स में था, इससे एक पता हम ये चलता है कि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, सही है, EBV के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है और जेनेटिक भी। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ द जीनोम होता है, सही है, जबकि EBV वायरस बी सेल्स के अंदर अपना जीनोम इंसर्ट करता है, इंटीग्रेट करता है, तो इस इंटीग्रेशन का जो पॉइंट है वो सबके सब क्लोन्स में एक जैसा था। इससे हमें पता चला कि जेनेटिक काज कन्फर्म हो गया। तो ये जो होता है ये EBV वायरस की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, और इन तीनों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सब में EBV मस्ट होगा। बाकी जेनेटिक और एनवायरमेंटल फंक्शंस क्या है, ये फैक्टर्स जो है ये ऑप्शनल है, सही है। अब इसकी रिजल्ट में क्या होता है, एक पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं जिसको NF-kB पाथवे कहते हैं। इसकी रिजल्ट में डिफरेंट वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो जाते हैं और मैटर्स मेटालोप्रोटीन्स। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेल की डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, और मैटर्स मेटालोप्रोटीन क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उनको डिग्रेड करते हैं। वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर्स यहाँ पर भी ये काम करता है, सही है। तो ये दोनों जो जब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेड होता है तो ये मेटास्टेसिस में काम करता है। तो ये क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑन्कोजेनेसिस होते हैं, यानी कि जो ऑन्कोजीन्स होते हैं इस तरह लगता है कि वो ओवर फंक्शन कर रहे हैं और सेल जो होते हैं बहुत तेजी से प्लोरिपरेट होता है, जिसके रिजल्ट में एक ट्यूमर बन जाते हैं जिसको नेज़ोफेरेंजियल ट्यूमर कहते हैं, क्योंकि नेज़ोफेरेंजियल रीजन में होता है। अब ये भी कहते हैं कि हॉटकिन लिम्फोमा के साथ भी इसका कुछ रिलेशन है, लेकिन और बात, ये जो नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा होता है इसमें भी हमने देखा कि जो LMP1 जीन जो होता है ये ओवर एक्सप्रेस्ड है, जबकि जो ट्रांसलोकेशन था जिस तरह बर्किट लिम्फोमा में होता है वही नहीं था, यानी कि इसमें मैकेनिज्म बर्किट लिम्फोमा से डिफरेंट था। अब समरी अब DNA वायरस से ही ऑन्कोजेनिक वायरस, इसमें क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं ये बिनाइन वार्ड्स काज करते हैं, जिस तरह सर्वाइकल कार्सिनोमा है। इसके अलावा जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ये 2 और ऑन्कोप्रोटीन जो E6 है और E7 है इनकी एक्सप्रेशन करता है, जो जाकर P53 एंड RB जीन्स और इसकी जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है, सही है। और ये दोनों क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, इसलिए ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के फंक्शन न्यूट्रलाइज करते हैं। एज अ रिजल्ट जो ट्यूमर प्रोमोटिंग जीन्स होते हैं, या हम इसको ऑन्कोजीन्स कह सकते हैं, उनका फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसके लिए जो अपोजिशन था ट्यूमर सप्रेसर जीन थे उसका काम अभी नहीं रहा।
अब एक और बात, जो हाई रेजिस्टेंस होती है एचपीवी की, उसमें E6 एंड E7 की जो एक्सप्रेशन होते हैं वो या एफिनिट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं टारगेट सेल्स के लिए एज कम्पेयर टू द लो रेजिस्टेंस। तो इसलिए जो हाई रेजिस्टेंस होती है वो क्या कैंसर को काज करेंगे, और जो लो रिस्क कैंसर होंगे वो बिनाइन वार्ड्स को काज करेंगे, सही है। सॉरी, जो लो रिस्क स्ट्रेन्स है, सही है, एचपीवी की। अब जो ईबीवी वायरस है, अभी हमने पढ़ा, ये बर्केट लिम्फोमा में या इम्यूनोसप्रेस पेशेंट जो होते हैं उनमें हॉटकिन लिम्फोमा या टी सेल्स की लिम्फोमा, नेचुरल किलर सेल्स की लिम्फोमा, नेजोपेरेंजियल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और कुछ और सार्कोमास को भी ये काज कर सकता है। अब जो एप्स्टीन बार वायरस की जीन्स होती है, सही है, जो LMP1 जीन था, इसके प्रोडक्ट क्या करते हैं, ऑन्कोजेनेसिस करते हैं, जो बी सेल्स की प्रोलिफरेशन के लिए पाथवे होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से बी सेल्स बहुत ज़्यादा डिवीजन्स करते हैं और आखिर में बी सेल लिम्फोमा काज कर देती है। स्पेशली जो इम्यूनो कम्पिटेंट पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है और ये जो होते हैं डिफरेंट लिम्फोमास में लीड करता है।